आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। आज आपकी मुलाकात हम हिस्ट्री से करवाते हैं, एक क़ानूनदान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में। और ये हिस्ट्री 91 साल पे फैली हुई है। ये जो साहब हैं, इन्होंने 48 साल वकालत की है और आज भी माशाल्लाह एक्टिव हैं। क़ानून के उस्ताद भी रहे हैं, हारी कमेटी में एक्टिव रहे हैं, उसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी में, किसान पार्टी में, पार्टीशन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में, आर्या समाज तहरीक में भी कुछ अरसे रहे हैं। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसके जो बानी अरकान थे उसमें भी शामिल रहे हैं। फिर कुछ अरसा नेशनल अवामी पार्टी में भी गुजारा है। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस दुराब पटेल के साथ भी काम करते रहे हैं और आज भी HRCP से मुंसलिक हैं। जनूबी एशिया के कई दौरे कर चुके हैं, यूरोप जा चुके हैं, अमेरिका जा चुके हैं, लेक्चर्स दे चुके हैं और 91 साल की उम्र में भी माशाल्लाह हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं। और नाम है इनका रोची राम। सिंध के लोग के लिए ये नाम बिल्कुल अजनबी नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं उनके लिए मैंने ये तारुफ़ कराना मुनासिब समझा। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे पास। मेहरबानी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब पार्टीशन हुई तो आपकी उम्र थी 19 साल और आप फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे। क्या आपको सेकंड ईयर के तालिब इल्म थे, तो क्या उस ज़माने में जो हिंदू और मुसलमान थे सिंध में, उनको यकीन था कि पार्टीशन होने वाली है? और सबको, किसी को भी, हिंदू और मुसलमान दोनों में से किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान होगा या हिंदुस्तान का बंटवारा होगा या हमारे पास कोई और तब्दीली इतनी आ जाएगी। ये एक बात थी कि हो सकता है कि हम आज़ाद हो जाएं या अंग्रेज़ चले जाएं। उसके सिवा और किसी का भी ये ख्याल नहीं था कि पार्टीशन होगा, हमें जाना पड़ेगा या तकसीम होगी या इतनी बड़ी खूनरेज़ी होगी। ये इस बात का कोई किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। सिंध में कम अज़ कम हिंदू और मुसलमान दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो बंगाल और पंजाब में तो इसलिए लोग माइग्रेट किए कि वहाँ कत्ले आम शुरू हो गया था। सिंध में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो सारी की सारी हिंदू आबादी क्यों चली गई हिंदुस्तान? बात ये थी कि अंदाज़ा था, डर था, अंदाज़ा था कि यहाँ शायद हमें इंसाफ न मिलेगा, यहाँ शायद वैसी बात हो जाए। लेकिन उनको कहा भी गया कि जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत से लोग नहीं गए। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था 6 जनवरी 48 को। कराची शहर में फसाद हुए थे, वो लूट मार हुई थी, सिख आए थे। ये गुरुद्वारा है, उसमें सिखों की कत्लेआम हुई और फिर पूरे शहर में ये लूट मार शुरू हुई। हिंदुओं के घरों पे कब्जा किया गया, सामान लिया गया। तो ये भी, और हैदराबाद में भी कुछ हुआ। ये भी कुछ एक बात थी कि अंदाज़ा था कि मुबादा कुछ न हो जाए। वैसे सिंध में उनको ख्याल था कि ये सिंध में होगा नहीं, लेकिन अंदाज़ा था कि मुबादा हो ही जाए, और जगह हुआ है यहाँ भी कुछ हो जाए। तो इस अंदाजे के हिसाब से और डर के हिसाब से ये अब पार्टीशन हुआ। आपको कहा गया कि चलो? नहीं, हम थे थर के रहने वाले थे। वहाँ जो मैं मिठी का मैं रहने वाला हूँ, तो थर के इलाके का जो इरादी है वहाँ पे न रास्ता था, न बस थी, न कार थी, न रेल थी, न हवाई जहाज़ थी, न रेडियो था, कुछ नहीं था। और वहाँ पे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी, मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। तो इसलिए न तो बाहर से आइडिया आया, न तो कोई मुहाजिर आया, न तो कोई तकरार की बात हुई, न कोई सरकार की तरफ से कोई देखने में आया कि कुछ और कुछ हो रहा है। तो इसीलिए अंदाज़ा था कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब तो इसलिए थे वो था। मैं सोचा, वहाँ हमारे सब आदमी ने सोचा कि हमें से कोई वास्ता नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं होगा।
ठीक। पता भी लगा था कि नया मुल्क बन गया है वहाँ पे, या वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला। बहुत से लोगों को पता काफी देर तक नहीं हुआ कि दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान हो गया और कुछ हो गया, नई बात हो गई, अंग्रेज चला गया। वो सब वो मवाली थे, वो कहते थे, जो नशा करते थे वो कहते थे तो अब न रहेगा सिख अंग्रेज, न रहेगा सिख, ये नशा करके कहते थे अब अंग्रेज और सिख यहाँ नहीं रहेगा, उसमें मवाली कहते थे। तो ये थे बराबर, अंग्रेज भी चले गए और सिख भी चले गए यहाँ से। बेशक। तो आपने फिर उसके बाद जब सेकंड ईयर के थे, उसके बाद से लॉयर तक का सफ़र कैसे, क्या क्या किया आपने? तो हम चले गए कॉलेज में, मुहाजरा करके बैठ गए और कॉलेज के प्रोफेसर कॉलेज आना बंद कर दिए, काफ़ी प्रोफेसर चले भी गए तो कॉलेज बंद हो गया। हैदराबाद का भी बंद हो गया, कराची का भी बंद हो गया, शिकारपुर का भी बंद हो गया। सिंध में ये 3 बड़े कॉलेज थे, वो तीनों बंद हो गए। तो उस ज़माने में कॉलेज वगैरह बंद हो गए तो हम क्या किए, तो हम गए, चले गए गोट मिट्टी में गए, तो वहाँ बैठे रहे। वहाँ से लोग न तो गए थे, न तो वहाँ कोई एक SHO था, ये सब इंस्पेक्टर था, एक मुख्तारकार था, बाकी कोई सरकारी अमलदार नहीं था और कोई सरकारी डिपार्टमेंट भी नहीं था। अस्पताल एक थी, वो भी मिट्टी में थी। इस्लाम कोट में अस्पताल भी नहीं थी, पीपलो में अस्पताल थी, शाहजनगर में अस्पताल थी, एक डॉक्टर था, एक कंपाउंडर हुआ करता था, न कोई नर्स थी तो कुछ। तो वहाँ कोई ज़िंदगी मुख्तलिफ़ किस्म की थी। जो और सिंध था उसमें से और थर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, डिफरेंट थी, मुश्किल में डिफरेंट थी। तो इसलिए जो आइडिया थे नए, जो जाने के आइडिया नए थे कि पाकिस्तान बनेगा या क्या बनेगा, ये ख्याल भी वहाँ नहीं था कुछ, ये ख्याल। दूसरी बात, वहाँ ज़्यादा आबादी हरिजनों की थी, शेड्यूल कास्ट की थी, तो ज़्यादा आबादी, तो वो तो अनपढ़ भी थे, उनको ये ज़िंदगी बामाना भी उनकी नहीं थी, तो उनके सामने ये आइडिया थे ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि थर में राजपूत थे, सोढ़ा राजपूत थे, वो 13वीं सदी में उमरकोट के इलाके में उन्होंने आए और फिर वो थर के उमरकोट के साथ थर के 20-25 गांव में उन्होंने कब्जा करके और जागीरदार जैसे बन करके रहे। जैसे उमरकोट है, छोड़ है, चिल्हार है, मिट्टी है, लीपलो है, नगर पारकर है, इस्लाम कोट है, तो हर एक जगह पे एक राजपूत जागीरदार की तौर पे रहता था। वो ढल वसूल करता था लोगों से, मालिया वो राजपूत देते थे। तो इसलिए वो हिंदुओं के लिए ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी, मुसलमानों को जाना नहीं था, तो इसलिए वो बैठे ही रहे। ताकि राजपूत भी बैठे थे, हरिजन भी बैठे रहे और बनिए भी बैठे रहे। हमारा जो गोट था मिट्टी, उसकी आबादी 5000 थी, उसमें 4500 हिंदू थे और 500 मुसलमान थे। एक भी मुसलमान का दुकान नहीं था, एक भी मुसलमान के पास ज़मीन नहीं थी। वो कारीगर थे, कासाई थे, पिंजारे थे, कपड़ा बनाने वाले थे, वो छोटे लेवल के इंडस्ट्रियल थे, वो थे। लेकिन कारोबार ब्याज में उसमें नहीं था। कोई मिट्टी में बैंक नहीं था, बैंक भी नहीं था, कोई बस नहीं जाती थी। सही। अब आपने वकालत पढ़ी, ठीक है, और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो बड़े लीडर हमारे रहे हैं उन सब ने वकालत पढ़ी, कायदे आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आपने फिर लेफ्ट किया, दाएं बाजू की सियासत, ह्यूमन राइट्स, इस तरफ, इसकी क्या आप ह्यूमन राइट्स की तरफ और लेफ्ट की सियासत की तरफ आपको नहीं, जब मैं मीरपुर खास हैदराबाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो वहाँ पे 2 किस्म की सोच की अंदाज थी कॉलेज में, प्रोफेसरों के पास भी और स्टूडेंट्स में भी। एक थे कम्युनिस्ट थे और दूसरे RSS के थे। तो RSS जो RSS में नहीं थे वो प्रो कम्युनिस्ट थे, और हमारे जो ज़्यादा दोस्त कम्युनिस्ट भी थे, और मैं मेंबर तो नहीं बना था लेकिन जो कार्ड होल्डर भी हमारे खास दोस्त थे, उठना बैठना था, तो इसलिए ये फ़र्क था। अच्छा, RSS के साथ आपकी लड़ाई होती थी? बहुत लड़ाई हुई थी। बात ये थी कि लड़कों में RSS ज़्यादा थी और बड़ी उम्र के आदमियों में RSS नहीं थी। अच्छा, वोट सब कांग्रेस को देते थे
आरएसएस को वोट नहीं देता, हिंदू वोट नहीं मिलते थे आरएसएस को, कांग्रेस को देते थे। लेकिन जो लड़के थे जवान जो वो थे, ज्यादा उसमें उसकी वो एक शाखा होती थी, कसरत कराते थे, चड्डियों में लाठी लेते थे, ये सब बातें लड़के करते थे। बहुत हाई क्लास थी। वहाँ हमारे साथ एक जश्न था, मेरा क्लासमेट था, मेरे साथ था, वो आरएसएस का लीडर था। वो हमें कहता था भाई आरएसएस में आप शामिल नहीं होते, पर चलो तो सही देखने के लिए। जैसे अब ये तबरी जमात वाले कहते हैं, आसमा करते भाई शामिल नहीं होते, भला नमाज पढ़ने चलो हमारे साथ। तो वो कहता था भाई हमारे पास चलो तो सही, तो हम नहीं जाते थे। आखिर उन्होंने हैदराबाद के करीब एक हुसरी नामी शहर है, वो दरिया इसके फुलेली के किनारे पर है, वहाँ उन्होंने एक आरएसएस वाला मीटिंग, उन्हें भला उसमें चलो, हम उसमें गए। तो वहाँ उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक जेटले साहब थे, वो ब्राह्मण थे, और ये जो हैदराबाद में है बादशाही बाज़ार में उनके घर थी, वो मशहूर ब्राह्मण थे, और भारतनाट्यम भी जानते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे, वो थे। तो वो उनका एक जेटली साहब लीडर था, वो थिंक टैंक था। तो उसने जब तक मीटिंग रखी सोचने के लिए, बातें सवाल पूछने के लिए, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, तो मुझे याद है जो वो सवाल अब भी रिलेवेंट है। मैंने उनको कहा 8 लाख हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, 40 करोड़ आबादी है, उनमें 8 करोड़ मुसलमान सर कहे जाते थे। तो 8 करोड़ को आप क्या करेंगे? अगर आप उनको कत्ल कर दें, कब्र में डाल दें, वो तो नहीं कर सकते। 8 करोड़ आदमी हैं, वो इतने बार हथियार नहीं है, न तो आप मार सकते हैं। तो फिर उनका जब तक आप हिसाब नहीं करेंगे, उनके लिए कोई कोशिश नहीं होगी, उनका सद्भाव न होगा, वो क्या चाहते हैं, उनके बैठने के लिए कोई बात नहीं की, तब तक आपकी 32 करोड़ कैसे चल सकते हैं? तो ये बात आज भी उसने बुरा मान लिया। और फिर वो ये सवाल उठा कि ये लड़का कौन है जो ये सवाल पूछता है हमसे। फिर उसने कहा कि ये किसी शाखा का आदमी, वो शाखा का नहीं है, पार्टी का मेंबर भी नहीं है। फिर बोला कौन लाया? तो भाई जश्न लाया। जश्न का बाप था 7 के स्टेशन का मास्टर था, उसका बेटा था। तो जश्न को कोर्ट मार्शल करो, तो उन्होंने जो उसको बनाया था यूओटीसी, यूओटीसी बनाई। तो ये सिंध के जो इधर वहाँ कॉलेज में ज़्यादातर दीवान आमिल थी, वो खूबसूरत, छोटा, कमज़ोर लड़के थे, खूबसूरत भी थे। तो वो जो उनका खाना पीना और था, हम थर के आए थे, तो वो कहते भाई आपको रफ खाना देंगे। तो हमारे लिए वो भी अच्छा खाना था, उनके लिए रफ था। हम तो देहात के आए थे। अच्छा ये बताइए, आप हारी तहरीक में कैसे चले गए, क्यों चले गए? हैदर बख्श जतोई वालों के साथ कैसे चले? हैदर बख्श जतोई 1945 में शरीक हुआ था। हैदर जतोई ने जो किताब लिखा था, उसका जो पेश लफ्ज़ है, वो एक मशहूर, में जो याद नहीं आ रहा नाम है, उस हिंदू ने उसका पेश लफ्ज़ लिखा था। शेर शाह हैदर बख्श जतोई का एक किताब 46 में या 45 में सिंध के शहरों पे उन्होंने किताब लिखा था। शायद उसका नाम जिए सिंध था या ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने किताब हैदर बख्श जतोई ने लिखी थी। तो हारी कमेटी पाकिस्तान से पहले इतनी मजबूत नहीं थी। एक लोग थे, न तो उनके पास ऑफिस थी, न उनके पास अखबार थी, वो काम करते थे। सिंध में तकरार टंडो जाम के पास हुआ। वहाँ टंडो जाम के जो टालपुर थे वो जागीरदार थे। तो उन जागीरदारों के पास 2 किस्म के ज़मीन के 3 किस्म के राइट्स होते हैं। एक सरकार की ढल लेने वाला, एक मालिक का जो है मालिक का पैसे देने वाला, तीसरा खेती करने वाला। ज़मींदार जागीर में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू की कलेक्शन की जो पावर है वो जागीरदार को दी जाती है। सरकार ढल नहीं लेगी, जागीरदार ढल दिया। तो जागीरदार के फिर और हारी के बीच में एक ज़मींदार था जिसको मुखादम कहा करते थे। तो टंडे जाम में तकरार था मुखादम पे। मखदूम साहब भी मुखादम थे टंडो जाम के वीरों के, हालांकि मखदूम साहब भी मुखादम थे। मुखादम माना ज़मींदार था, उसको मुखादम कहते थे। फिर ज़मींदारों ने क्या किया कि उसको अपने नाम करा दी ज़मीन, मुखादम खुद लिखा दिए, हारी में खुद काफ लिख दिया। तो टंडे जाम में एक था हारी वर्कर था, उसे बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी जिसका मरकज़ टंडो जाम था।
मुझे ये जानना है कि हारी तहरीक इतनी ज़ोरों शोर से चली मगर नाकाम क्यों हो गई? अब बात ये रही कि हारी के हम कम्युनिज्म में ट्रेड यूनियन चलाते हैं, तो हारी कमेटी भी एक ट्रेड यूनियन थी, लेकिन जो हारी का ट्रेड यूनियन में या शहर में ट्रेड यूनियन चलती है तो मजदूर हम इकट्ठा करते हैं, आ जाते एक एक शहर में सब चले आते हैं। वहाँ जो देहात में है वो हारी एक यहाँ रहता है, 4 मील के दूसरे रहते हैं, तो वो कैसे एक जगह इकट्ठा हो? तो हम हारी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो हारी का पावर कैसे इनको मिलेगा? मुस्लिम लीग की पार्टी में ज़मींदार खाना खिलाता था, पोला खिलाता था, कांग्रेस में दाल रोटी मिलती थी, खाकसार जमात में तंदूर लगाते थे, पैसा लेकर के खरीद के मैंने खाओ, लेकिन हारी कमेटी में वो गोश्त और नान मिलता था। अच्छा। क्योंकि वो मुसलमान ज़्यादा थे, हारी ज़्यादा मुसलमान थे, तो इसीलिए वो मेहमान के लिए करने के लिए धंधा करके करते थे। तो हारियों के जलसे में ही सबसे ज़्यादा रोटी मिलती थी। हारी कमेटी का काम कहीं भी दुनिया में ठीक नहीं चला। फिर मैकेनाइज जब हो रहा है तो हो सकता है, बाकी हारी कमेटी का काम कामयाब नहीं होगा, हारी तहरीक कामयाब नहीं होगी। जब इनकलाब आता है तो पहले कमज़ोर आदमी पकड़ा जाएगा, फिर ताकतवर होगा। वो आप देगड़े में भाजी सब्जी डालें, गोश्त डालें, जो सख्त चीज़ होगी वो देर से पकेगी, कमजोर होगी, पहले पक जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इनकलाब आएगा तो पहले कमजोर आदमी पकड़ा जाएगा, फिर ताकतवर आदमी कमजोर पकड़ा है जाएगा। इसलिए आपको कर रहे हैं आप तो फिर हाँ, तो आपने वकील बनने का फैसला क्यों किया? क्या जिन्ना साहब से मुतासिर थे? जिन्ना साहब से मुलाकात? न तो जनाजों का होते, न तो गांधी से न वो हम अपने शौक पे हुए। ठीक है। अच्छा, ये आपने 52 में वकालत पास की। 52 का जज और वकील और आज के और जज और वकील में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बताएं। वो जजों में फ़र्क है, वकील में फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है। वो एक बात थी वकालत में, ये फजीलत और फजीलत के जो अल्फाज हैं वो वकालत का आम बात है, वो वकील भूल गए हैं कि वकील को गुफ्तगू में शराफत, मिठास, अदब ये सब होना चाहिए गुफ्तगू में, और गाली देना हो फिर भी मुफ्त इस अंदाज से दो कि ये बात मैंने वकील और वकील में देखी, वो अब नहीं है। तो क्यों न तो नहीं? जज में है न तो वकील में। ये जो एटिकेट है, पार्लियामेंट है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, ये लफ्ज़ हैं, ये वकालत की जान थी, वो अब नहीं है। क्यों नहीं? ये फ़र्क है। क्यों नहीं है आपको लगता है? क्या बदल गया? भाई वो अंग्रेज बहुत खूब चलाता था, हम अंग्रेज के खिलाफ थे, लेकिन अब सोचते हैं अंग्रेज बहुत पछता रहे हो कि अंग्रेज आ जाए वापस। अच्छा, सही था, इंसाफ था, अदब था, बात थी। सिंध की सियासत में नेशनलिज्म है, सिंध में नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट पार्टी कामयाब नहीं हुई कभी, ये क्यों? कौम परस्त क्यों? कौम परस्त। हमारे पास जो नेशनलिज्म है उसका एक तो माशी प्रोग्राम उनके पास नहीं है, दूसरा ये एक रोमांस है। नेशनलिज्म सिंध में एक रोमांस है। मैंने किताब एक लिखी है, जी हाँ, नई सियासी सोच, जी हाँ, कि सिंध के लोग 70 साल में एक भी उन्होंने नेशनल के टिकट पे मेंबर बने असेंबली भेजा। उसकी वजह ये है कि उस मेंबर को लोगों को मिलेगा क्या नेशनल को वोट देने से। नेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, ये झगड़ा भी न करो। जो सिंध में हारी कमेटी 1930 में बाकायदे बनी थी, मीर प्रकाश की म्यूनसिपालिटी का मुसाफर खाना है, उसमें GM शेख भी गया था, और यहाँ से GM शेख थे, और जमशेद नसरवान जी भी थे, ये लोग थे। मैंने GM शेख से पूछा, भाई आप क्यों गए थे? आप तो जमींदार हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, आपका क्या जाता है हारी का? आप हारी का तो आपसे तकरार है, आप क्यों गए जनता ने? तो उन्होंने कहा हम इसीलिए गए, एक औरत थी, उसका नाम था एनी बेसेंट,
जी। एनी बेसेंट ने 1885 में इंग्लिस्तान में फैबियन सोसाइटी बनाई जी। और फिर वो सोशलिस्ट पार्टी की जगह पे बनी फैबियन सोसाइटी, सोशलिस्ट पार्टी। जी हाँ। तो वो जो सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी वो हिंदुस्तान, फिर वो थियोसॉफिस्ट बनी, फिर हिंदुस्तान में आई, फिर हिंदुस्तान में कांग्रेस की सदर बनी 1915 में, और यहाँ कांग्रेस की ट्रेड यूनियन बनाई। उसने यहाँ डीएम से थियोसॉफी वालों का जमीश नसरवानियन को कि यहाँ भी ट्रेड यूनियन बनाओ। तो क्या थियोसॉफी के असर में और एनी पेशन पे कहने पे हम जमींदार वहाँ गए थे मीर प्रकाश, तब वहाँ गए। लेकिन उनकी जो तकरीर है वहाँ वो भी किसी किताब में आई है, उन्होंने हारी जमींदार के तकरार पे नहीं लिखा है, उसने लिखा है कि सुलह रखो, अदब से, सुलह वसात से मसला हल करो, अमन रखो, अमन से, यानी वो अमन की तकरीर है। मतलब इशू पर जो हमारी कॉमेडी में बातें करते हैं वो उन्होंने अच्छा, रोशीराम साहब, फिर भी जीएम शेद वाले और नेशनलिस्ट कहते हैं हम बिहारी कमेटी हमने बनाई। अच्छा, लेकिन उन्होंने बनाई नहीं, वो उस दोस्ती में वो आए थे, मतलब प्रोग्राम नहीं है उनका। ये आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया भुट्टो को 67 में और 71 तक रहे, तो फिर क्या हुआ, क्यों ज्वाइन किया और क्यों छोड़ दिया? एक बात ये थी कि हमने देखा कि ये लेनिन और मार्क्स भुट्टो में आया है, और ये उन्होंने जो सोशलिस्ट बात की और हरियों की बात की, तारीखी किरदार की बात की, वो बहुत पुरफरेब लफ्ज़ से बात की। पता चला कि वो ही नेवर मेंट एनीथिंग। हम उस पार्टी में रहे, अहदेदार भी रहे, देखा। फिर जब जैसे टिकट देने की बात आई तो वडेरों को दे दिया। फिर हमारे लोगों को उन्होंने पीर गुलाम शाह मीर प्रकाश का बड़ा रईस और जमींदार था, उसके मकान पे उतरा। हमारे किसी भी वर्कर को उन्होंने बंगले में आने नहीं दिया। नहीं, हड़े भी मतलब ये है 1970s की बात। 2019 में भी टिकट वडेरा को ही जाती है, टिकट वडेरे को ही जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है, पीर पगाड़ों वाले देते हैं वडेरे को। वडेरा शाही का निज़ाम क्यों नहीं ख़त्म हो सका? बात ये है कि हम चाहते हैं रोमांटिक जिंदगी ज़्यादा पसंद आती है। प्रैक्टिकल जिंदगी के जो लफ्ज़ हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। तो रोमांस में हम भुट्टो के रोमांस में जो लोगों गरीबों की बात करता है, उस रोमांस में नहीं चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। पहला रोमांस को चलाता है आसिफ जरदारी, उस रोमांस को चलाता है। उस रोमांस में सिंध के आदमी उनके पीछे चलते हैं, हालांकि उनको मिलने के लिए कुछ नहीं है, न मिला है न मिलने, न तो उसमें कोई है इतनी ताकत और लियाकत है, उसमें नहीं है। लेकिन उस भुट्टो के रोमांस में हमें भुट्टो ने ऐसे सिंध को कैद कर दिया है लोगों को कि वो बाहर निकल नहीं सकते, अपने नफ़े को समझते नहीं, और हम उस खड्ड में घुस गए हैं और निकल नहीं सकते। भुट्टो के रोमांस में हम निकल नहीं सकते, सिंध के लोग निकल नहीं सकते। कोई और सियासी कुव्वत क्यों नहीं पैर जमा सकी सिंध में? कोई भी सियासी पार्टी दूसरी सिंध में कदम नहीं जमा सकती। मेरा ख्याल है उसकी समझिए कि हमारे वेस्टर्न आइडियाज हमारे पास नहीं पहुँचे। जो 1757 में प्लासी की जंग में जो बंगाल में अंग्रेज आया, उसके 100 साल बाद में सिंध में आया। तो वहाँ जो नए आइडिया थे, जो अंग्रेज़ों की इल्म, यूरोपीय इल्म था, वो वहाँ हिंदुस्तान में पहुँचा, यहाँ नहीं आया। ठीक है, वो आया फिर चला गया, हो गया उसमें बॉम्बे सूबे में गया। सिंध में नए ख्याल नहीं आए, और मुसलमानों ने जो बिल्कुल नहीं अपनाई। आपका जो रोमांस है अपना, तो वो आपने कहा आप नाउम्मीद भी नहीं हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं कि आपने अपना सब कुछ दिया, इंसानी हकूक़ को, वकालत को, सारा कुछ, तो मुतमईन है? बात ये रही कि हमने एक बात जो हम आम तौर पे लिखते नहीं, पढ़ते नहीं,
वो बात वो ऐसी कोई बात है जो कि हम समझते नहीं। वो ये है कि अंग्रेज़ों ने हमें ऐसा घसीटा है, ऐसा तंग किया है, ऐसे रुइन किया है, लोग मॉरली, एजुकेशनली, एग्रीकल्चर, कारोबार, छोटा कारखाना, सब लोगों को अंग्रेज़ों ने ऐसे लूटा है कि हम पूरे इंसान के तौर पर अक्लमंद और नहीं है कुछ जानने वाले, समझने वाले जो कि कुछ कर सके। तो हम लेसर पर्सन हो गए। अंग्रेज़ों की गुलामी ने हमें लेसन पर्सन बता दिया है। इसलिए लेसर पर्सन होने की बात में हम जल्दी उठ नहीं सकते। मतलब ज़हन में अभी भी गुलाम हो, ज़हन में अभी भी गुलाम है। हाँ, मतलब थप्पा लगा। हमारे जहन को ताला लगा दिया गया है समझने के आगे बढ़ने, और वो जब ताला टूटेगा उसमें देर लगेगी। इसलिए इतने सालों से नहीं टूटा से, आपका ख्याल है अब टूटेगा? मुझे उम्मीद कोई नहीं है कि हम ये बात उठेंगे, हम उठेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपने बतौर कानूनदान हिंदू पर्सनल लॉ पे भी अच्छा खासा काम किया है। मैं प्रोफेसर ताजुद्दौला का। जी हाँ, आप पढ़ाते भी रहे हैं। तो ये लॉ मंजूर हो चुका है, सब हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या रुकावटें हैं? 1955 में हिंदुस्तान ने तलाक दिया और वरासत की, ये सब बातें हिंदुस्तान में कानून में तब्दील की गई। वो इसीलिए तब्दील हुई, जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुराने ज़माने में, तहरीक के ज़माने में कहा था ये बात हिंदू धर्म, हिंदू लॉ में गलत है। तो उन्होंने जब वज़ीर आज़म बना तो उन्होंने उसमें तब्दील लाना चाहिए। वो या थी कि औरत को तलाक का हक दो, औरत को वरासत में दो। तो ये बातें उन्होंने कानून बनाया। जब कानून पार्लियामेंट ने बनाया तो डॉक्टर जाकिर हुसैनी कौन था जो सदर था वो हिंदू था जो बिहार का, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के सदर थे। उसने कहा ये हिंदू लॉ में तब्दीली या उसमें उसको रद्द करना मैं नहीं चाहूँगा, इसे मैं सही नहीं करता। तो 5 साल तक, 7 साल ये बात लगी, राजेंद्र प्रसाद सही न करे, जवाहरलाल नेहरू के। आखिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा तुम सही करो वरना मैं इस्तीफा देता हूँ। तब उन्होंने सही की। 56 में उन्होंने सही किए हैं ये कानून में। ऐसा हिंदू लॉ पे जो तब्दीली हुई है, जो नए कानून में आए हैं, वो तो उसके बाद आए। तो पाकिस्तान में क्या वही कानून नाफिज है? कानून नहीं, पाकिस्तान और वहाँ के क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ है तो जो भी कानून 47 में हिंदुस्तान पूरे में थे वो सब पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई कानून बनाएगा तो हिंदुस्तान बनाएगा तो हिंदुस्तान में चलेगा, पाकिस्तान बनाएगा पाकिस्तान में चलेगा। पहले वाले कानून दोनों मुल्कों में बाय मीन्स ऑफ लॉ राइज हुए। ये एक्ट है, सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि जो कानून गदल हिंदुस्तान में है वही कानून पाकिस्तान हिंदुस्तान में चलेगा। इसलिए पाकिस्तान पीनल कोड का हमने नाम बताया कानून करके। पाकिस्तान पीनल कोड है वही, इंडियन पीनल कोड पाकिस्तान वही, सब कानून वही थे जो उन्होंने बाद में बनाए। जो अगर हिंदुस्तान वालों ने हिंदू लॉ में तब्दील दी तो वो पाकिस्तान में राइज नहीं होती। तो पाकिस्तान में जो पुराना कानून है वो नाकाफ़ी है। जो 47 से पहले चलता था हिंदुओं के बारे में वो नाकाफ़ी है, क्योंकि और उसमें क्या क्या और होना चाहिए पाकिस्तान के कानून में जिससे वो काफ़ी हो जाए? औरत को तलाक का हक मिले, बेटी को हिस्सा मिली, औरत को हिस्सा मिले। हिंदू लॉ में औरत को हिस्सा नहीं है, बेटी को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अभी तो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट और हिंदुस्तान में बेटे के बराबर मिलता है। अच्छा, अब हिस्सा मिलता है वहाँ पे बराबर मिलता और यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है अभी जो तो है ना बात। तो इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ की हिंदू कम्युनिटी है या कानून साज है? वो मुसलमान उसमें पढ़ते नहीं, सोचते नहीं। हिंदुओं में कोई अच्छे आदमी नहीं है जो बात करे, जिसकी बात सुने। अब हमें जो अच्छे आदमी, तो ये सरकार को हम अपने आदमी नहीं चुन सकते,
बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी चुनती है जी हाँ, हिंदुओं जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुओं को चुनती है, तो वो सिफारिश पे चुनती है या पैसे लेकर के देती जी हाँ, है। बिल्कुल। तो उनमें अकल नहीं है, समझ नहीं है। नहीं, वो तो सेठ चुनती है ना, हाँ वो तो सेठ चुनती है जिनके पास पैसा हो। हाँ, वो उससे पैसे पे। है। तो इसलिए कोई भी कर सुनता वाली सरकार पूछती नहीं, मुसलमान में पढ़ती नहीं। मुसलमानों में अब, हिंदुओं में अब भी बहुत अच्छे आदमी है, एक दूसरे से मोहब्बत भी है और एक दूसरे से नफरत करने वाले भी बहुत से हैं। बेशक बेशक। हिंदू मुसलमान में अभी तक वो गई ही नहीं पाता। सुधार आया है लेकिन बहुत सुधार नहीं आया। यही बात है। तो जनाब आप सुन रहे थे रुचि राम साहब को, और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, जी। वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।